हेलो बच्चों, वेलकम। संघर्ष के लिए तैयार। पहला लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी बेसिक स्टोइचियोमेट्री और कैलकुलेशन के ऊपर एक लेक्चर आया था, उसके ऊपर एक और लेक्चर डालेंगे और उस पर असाइनमेंट भी आ जाएगी, बट मेन शुरुआत यहां से है। तो आइए शुरू करते हैं। बात है 19वीं सेंचुरी के एंड आने की। यहां तक जो रिसर्चर थे, जो साइंटिस्ट थे, उनको वहम हो गया था सब कुछ तो ढूंढ लिया, अब क्या ढूंढना बाकी है। लोग यहां तक कहने लगे थे कि अब सिर्फ हमें अपने जो वैल्यूज हमने निकाली है, वो जिस डेसिमल प्लेस तक निकाली है, उस डेसिमल प्लेस को थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है, और कुछ नहीं। सब कुछ डिस्कवर हो गया। अरे फिजिक्स के सारे लॉ हमारे पास हैं। देखो न्यूटन साहब ने क्या बोला, और देखो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर गिब्स साहब का पूरा डेवलपमेंट आ चुका है। हाँ, वही हमारा वाला थर्मोडायनेमिक्स, वही गिब्स साहब, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी प्रोसेसेस को डिफाइन कर दिया था। तो लोगों के दिमाग में आ गया था कि सब कुछ तो पा लिया, अब क्या पाना है, रिसर्च हो चुकी है, पढ़ाई अब रुक जाएगी। अब देखना दोस्तों, बड़े मजे की बात है, आप भी अब ये मेरे साथ एक पूरी जर्नी पे चल रहे हैं। और मैं आपसे पहले भी कहा था, मैंने इस सेशंस को, इस कोर्स को शुरू करने से पहले, कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की पूरी रेंज आपको कवर करनी है, पूरी फील के साथ। ऐसा होना चाहिए कि आपके दिमाग में सिर्फ चीजें फैक्ट के फॉर्म में ना हो, इमोशंस की फॉर्म में हो। तो उस दौर को सोचो जब लोग ये कह रहे थे कि कुछ और डिस्कवर करने को बचा नहीं है। और जो केमिस्ट्री की बात अब शुरू होती है, वो शुरू होती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। इन साहब ने कहा कि एटम, देखो एटॉम जिसको और नहीं कट कर सकते और नहीं तोड़ सकते, स्मॉलेस्ट हो गया, दैट एटम is the smallest substance or smallest particle which takes part in chemical reaction। जो मैं लिखूंगा वो आप भी लिखेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे, जरूरी ये है, तभी दिमाग में टिकेगा। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस है जिसको और नहीं तोड़ सकते, और यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये कहना था डाल्टन साहब का। उन्होंने कहा आप एटम को क्रिएट नहीं कर सकते, आप एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से ना तो ये बन सकता, नॉर क्रिएटेड, मतलब बेसिकली नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाला कॉन्सेप्ट जो कंजर्वेशन में लेते हो। neither created nor be destroyed। कहानी ये है। चलिए, बहुत सही चल रहा था, मान लिया लोगों ने, चल रहे थे, दिमाग में डाउट तो रहा, ऐसा कैसे हो गया भैया, क्या वाकई एटम स्मॉलेस्ट है, इससे छोटा कुछ नहीं। चलिए, ये सारी कहानी अब शुरू होने वाली थी, और वो जो लोग कह रहे थे कि कुछ और डिस्कवरी करने को बचा नहीं, उनको जिल्लत महसूस होनी बाकी थी। एक साहब थे इसी जमाने में, देख कड़ियां कैसे जुड़ती हैं, वो थे मिस्टर फेराडे, जिनके बारे में आपने कक्षा 12 में जरूर पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मेरे दोस्त, सबसे पहले जानते हैं फेराडे साहब ऐसा क्या कर रहे थे जिसने इन्फ्लुएंस किया विलियम क्रुक को, इन्फ्लुएंस किया जोसेफ जॉन थॉमसन को, कि अपनी कैवेंडिश लेबोरेटरी के अंदर एक कमाल का एक्सपेरिमेंट करें। देखें वो इंपैक्ट जो ये बता रहा था कि शायद करंट के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई ना कोई एक खास रिलेशन है। क्या कर रहे थे ऐसा मिस्टर फेराडे, आइए जानते हैं। फेराडे साहब मास और चार्ज के रिलेशन को खंगालने में लगे थे। आज भी दोस्तों
जब केमिस्ट्री को थोड़ा सा आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमें धीरे धीरे एहसास होगा एक फीलिंग के साथ कि भाई हम भी तो रोबोट ही हैं, हम भी तो चार्ज के फॉर्म में ही बात करते हैं। नहीं मानते, बिना चप्पल पहने किसी करंट वाली डिवाइस को छू के देखो, आनंद आ जाएगा। फेरेडे साहब के जरा टॉपिक की बात करते हैं तो पहले जिक्र आता है इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस माने तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ? जो टूटेगा। तो सब्सटेंस जो डिसोसिएट होगा वो इलेक्ट्रोलाइट। और अगर मैं खास इलेक्ट्रिसिटी में टूटने के तरीके से ही बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट इज द सब्सटेंस which gets dissociated when we pass electricity from it। अगर इस लाइन को गौर से समझें, हमारे पर्पस के लिए ये डेफिनेशन है। अब केमिस्ट्री में ये बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं कि कई बच्चे याद कर लेते हैं डेफिनेशन को जैसे गिवन है उसी हिसाब से, ओह बस ठीक है। नहीं भाई, जिस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट हमारे टॉपिक के लिए जरूरी है वैसे उस तरह से समझना बहुत जरूरी है, उसको उस नजरिए से देखना बहुत जरूरी है उसको। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा ये हुआ जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे छिन्न भिन्न हो जाए। अब देखें, इसका मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही छिन्न भिन्न होगा। ये दो इलेक्ट्रोड देख ली भैया, और ये इलेक्ट्रिसिटी लगाई भाई साहब ने। ये आप भी जानते हैं बड़े ही प्यार से, एनोड कैथोड क्या होती है ना। कोई बड़ी बात नहीं है। एनोड अगर अभी भी नहीं बच्चे को मालूम तो ये वो इलेक्ट्रोड है जिसकी तरफ अनायन बढ़ेगा। अनायन बढ़ेगा वो एनोड, कैटायन बढ़ेगा वो कैथोड। और कैटायन पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज है। जब वो जाएगा वहां जाकर क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करेगा और बढ़िया से न्यूट्रल होकर जम जाएगा। मेटलर्जी में यूज करते हो ना, मेटल आयन पॉजिटिव होते हैं, जाते हैं। अब फेराडे साहब ने देखा कि जो ये मास डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना चार्ज दे रहे हो। मैंने कई बार कहा है अपनी क्लासेस में, मास और चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन समझना बहुत जरूरी है। 11th के अंदर सारी कहानी मास पे है फिजिक्स में, 12th के अंदर सारी कहानी चार्ज पे है फिजिक्स में। फर्क क्या है? कुछ नहीं रहे। वहां पर फ्रिक्शन था, यहाँ रेजिस्टेंस है। देखने का नजरिया सेट करो। और अभी हम बात करेंगे काफी चीजों के अंदर जहां पर इसको इन्वॉल्व करेंगे। तो मास और चार्ज का रिलेशन, जितना ज्यादा चार्ज पास करेंगे उतना ही मास डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज फ्लो कराने पर कहीं से तो एटम टूटे हैं और कहीं जाके लगे हैं। कहीं से तो अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो ये चार्ज आ कहां से रहा है? सवाल ये है मेरे दोस्तों, एटम तो न्यूट्रल है। अरे वाह! अब या तो ये सिंगल एंटिटी है जो न्यूट्रल है, या दो एंटिटीज से मिलके बनी है, उन दो में से एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, तभी बना होगा ये। तो या तो एटम खुद ही न्यूट्रल है या दो एंटिटीज से मिलके बना है जिसमें से एक नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी। यही तो हो सकता है ना। तो यही सवाल रह गया। अब अगर एटम जो है वो अकेली स्पीशीज है तो फिर डाल्टन साहब सही हो गए, और अकेली नहीं है, उसमें कोई भी एक नेगेटिव मिल जाए या एक पॉजिटिव मिल जाए तो इसका मतलब फिर वो एटम स्मॉलेस्ट नहीं है। ये था सोच, ये थी वो फीलिंग जिसको लेके फेराडे साहब ने वो जो हम कहते हैं ना, वो डिस्चार्ज ट्यूब की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। इन डिस्चार्ज ट्यूब को क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं। विलियम क्रूक्स साहब का भी नाम बहुत क्रूशियल है इन सब में। बड़े मेहनती आदमी थे। और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब, सर ये क्या बोल रहे हो यार? डिस्चार्ज ट्यूब ये क्या ज्ञान है अमा यार? अब आप मैटर को समझने की
एटम को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे? आपने करंट पास करना है इलेक्ट्रोड में से। इलेक्ट्रोड भी बनी तो एटम से ही है। हाँ ये तो है। और अगर एटम से ही बनी है मेरे दोस्त, तो उसमें से भी अगर कोई चार्ज चीज निकल जाएगी तो इसका मतलब हमारा फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, एटम स्मॉलेस्ट नहीं है। पॉइंट तो जबरदस्त था, कॉन्सेप्ट अच्छा था। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी ना, डायग्राम मेरे बहुत अच्छे नहीं, घबराना मत, बट समझ जाना जो बताना चाह रहा हूं। एक ऐसा इनलेट सा लिया, यहां चिपका दी इलेक्ट्रोड्स और हाई वोल्टेज पास करनी शुरू कर दी। थोड़ा सा गैस को, ये जो भैया देखो गैस तो हर जगह है। अब कोई जैसे ये पानी की बोतल रखी है हमारे सामने, पानी पियेंगे थोड़ा सा। अब वो लड़ाई नहीं है ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट कहेगा आधी बोतल भरी है, पेसिमिस्ट कहेगा आधी बोतल खाली है। केमिस्ट क्या बोलेगा? तुम दोनों ही बावले हो भाई, इसमें पानी भी है और एयर यानी गैस इसका मिक्सचर है, कुछ खाली वाली नहीं है। ये सोचने का नजरिया है दोस्तों, और कुछ नहीं। अब मजेदार बात क्या है कि इसके अंदर गैस तो होगी। अब हाई वोल्टेज पास कर रहे थे। अच्छा गैसेस जो है ना, वो करंट को इतनी आसानी से, कंडक्टर थोड़ी इतना थोड़ी पास होने देती है, कंडक्टर थोड़ी है ना, तो हमारी बत्ती बुझ जाती है। अब मुसीबत हो तो जब गैस अंदर जाना थी तो, अच्छा जब मैंने कहा गैस कंडक्टर नहीं है तो आपके मन में सवाल आया होगा कि अच्छा गैस कंडक्टर नहीं तो वैक्यूम क्यों नहीं बना देते इसको? वैक्यूम में करंट नहीं फ्लो करेगा। ये भी अच्छी बात हो गई सर, ये भी फंस गया मामला। तो अब क्या करें जी? थोड़ी गैस रखी जाएगी, लेकिन जब गैसेस अंदर ज्यादा थी, प्रेशर ज्यादा था, तो हल्का सा स्पार्क दिख रहा था हमें, हल्का सा स्पार्क। और जैसे जैसे हमने इस पंप, एक पंप मान लो, वैक्यूम पंप नहीं था ना, वो नमकीन के डब्बे में से हवा निकालते हैं वैसे, तो उस पंप का यूज करके थोड़ी थोड़ी गैस बाहर करते गए। जैसे जैसे गैस का प्रेशर अंदर कम होता गया, हमें एक बीम, ग्रीनिश सी बीम दिखाई दी। क्या थी ये बीम? ये क्योंकि कैथोड से निकल रही थी तो इन्हें कह दिया गया कैथोड रेस। अब वाकई में ये रेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसे कैसे बता सकते हैं? इसको बताने का राज ये था कि इसके पीछे हमने एक फ्लोरेसेंट मटेरियल, उसकी लेयर लगा दी जेडएनएस, और यहां कर दिए छोटे छोटे छेद यानी पोर। ये रेडिएशन खूबसूरती के साथ गई, जाके टकराई। टकराने पे जेडएनएस में सिंटिलेटिंग फ्लोरेसेंट हमें फील हुआ। पता लगा कि कोई चीज आके टकराई है, यानी कोई चीज यहां से इस तरफ जरूर आई है। सो कैथोड रेस सीधा जा रही है, देखिए। सो कैथोड रेस ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सीधा चलती है, किसी से मतलब नहीं। अगर इनके रास्ते में आपने पिन व्हील लगा दिया, पिन व्हील क्या है? अरे पतला सा पंखा मानो बे, टेंशन क्या है? तो दे एक्सर्ट, ये पॉइंट क्वेश्चन में आ जाएंगे। द मैकेनिकल फोर्स which can rotate a pinwheel। जब ये किसी हैवी मेटल से टकरा जाएंगी, एक्सरे बना देंगी। अच्छा जी, ये भी कहानी है, बढ़िया कहानी है भैया।
ये इनके फीचर हैं दोस्तों। अब देखिए यहां से जब आगे चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में है, बहुत ट्रेवल फास्ट करती हैं, एक्सरे बनाती हैं, पिन व्हील घुमाती हैं, फ्लोरेसेंट जो मटेरियल है वो प्रोड्यूस कर देती हैं। और एक चीज बड़े ध्यान से समझना है इनके बारे में, क्योंकि आगे जाके हमने देखा कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात आई, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे इसमें। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। पंगा हो गया भैया, बात तो तुम रेस की कह रहे थे और अब कह रहे हो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। डबल बातें क्यों कर रहे हो? सिंगल बात भी करेंगे, टेंशन ना लो, लेकिन ध्यान रखना इसमें पार्टिकल जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड। अब कहानी आगे बढ़ती है। कैथोड रे आ गई, जो गैस थी उसका क्या हुआ? जब ये रेस गई हैं तो क्या हुआ? ये आयनाइज कर सकती हैं गैसियस एटम को, इतनी एनर्जी ये कैरी करती हैं। देखो बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी, किसी से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जो रेज हैं इतनी हाईली एनर्जेटिक भी थी कि ये उस गैस को आयनाइज कर देती। कुछ लोग कहते हैं ना 5G से दिक्कत हो जाएगी, इन रेडिएशन से दिक्कत होती है मोबाइल की। मैं कहता हूं पूरी तरह तो गलत कुछ भी नहीं होता। दीज आर एनर्जी रेस, एनर्जी कैरिंग रेस, दे कैन शो सम इफेक्ट, बट एट व्हाट एक्सटेंट वी डोंट नो, बट कुछ तो इफेक्ट होगा। सो देखेंगे, वो खैर फ्यूचर बताएगा। सो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और दे कैन आयनाइज द गैसियस एटम्स। ये 5 पॉइंट जरूर ध्यान रखना। सिक्स्थ एक बहुत, 5 पॉइंट तो पहले ध्यान रख लिए, अब एक सिक्स्थ पॉइंट है जो एक इनके बारे में एक बहुत अजीब सी बात बताता है। थॉमसन साहब ने जिक्र किया था इसका। क्या हो अगर मैं इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज कर दूं तो, या क्या हो अगर मैं जो गैस भरी है इसके अंदर उसको चेंज कर दूं तो, क्या इनके प्रॉपर्टीज पे और खास तौर पे E/M रेशो पे कोई इफेक्ट आएगा? सर ये E/M रेशो क्या बोल दिया आपने? क्या चीज है ये? क्यों निकालना है ये? मेरे भाई, जिन पार्टिकल से ये बना है, अगर वो पार्टिकल हैं तो उनका मास होना चाहिए। निकाल के दिखाओ मास, तराजू लेके थोड़ी तोल लोगे। हमारे यहाँ मिठाई के साथ डब्बे का वजन नहीं तोला जाता, ये तो नहीं कर सकते हो। क्यों? अरे ये दिखता तो है नहीं, मास कहां से निकालेंगे इसका? अजीब दुविधा है, अजीब परेशानी है, क्या किया जाए फिर? तो E/M रेशो निकाला जाता है। सबसे पहले इस बात की हमें जानकारी देने वाले महान शख्स थे जोसेफ जॉन थॉमसन। वाह, जे थॉमसन। डूब जाओ पढ़ने में। बहुत ही अलग फीलिंग है दोस्तों, बहुत ही अलग। थॉमसन साहब, अगर थोड़ा इनके बारे में बताऊं तो थॉमसन साहब के साथ एक बड़ा मजेदार चीज थी कि जब कैम्ब्रिज पहुंचे स्कॉलरशिप लेके तो फिर वहां से मुड़े ही नहीं कभी। लॉर्ड रेले के बाद इन्होंने संभाला कैवेंडिश लेबोरेटरी को, फिजिक्स की लेबोरेटरी थी। सर ये तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो आप? अरे भाई, जो दिमाग साइंस को नहीं जानते ना उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स है। जो साइंस को जानता है उसको पता है ये सब एक है। तो कैवेंडिश लेबोरेटरी में इन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी। बड़ा प्यारा इनका तरीका था। उस दौरान जो डेवलपमेंट हो रही थी, ये डिस्चार्ज ट्यूब बन गई थी, सब कुछ हो गया था, इनकी भी इन्होंने बड़ी अच्छी यूज करी।
और ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, उन्होंने सोचा चलो इसका मास निकालने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा मुश्किल था, तो E बाय M रेशो निकालने की तरफ चले गए। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, मान लीजिए ये स्क्रीन लगा ली हमने, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, अब एक कमाल की बात समझाने जा रहा हूँ। एक स्क्रीन लगा ली और एक ये जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ रही है पूरी कैथोड रे जो आ रही है, इसका देखा ट्रेवलिंग कैसे हो रही है। ये आई सीधा, क्योंकि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, मैंने लिखवाई दिया, मजे से आई और आके इस पॉइंट पे टकराई। ये पॉइंट ले लो ए, ये बिल्कुल आपकी तरह है, मासूम बच्चे सीधा स्कूल जा रहे हैं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कोई डेविएशन नहीं, सीधे मासूम बच्चे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन ये है, अब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लो ऐसे, मतलब मान लो मैंने कहते ना वो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और मैंने ऐसे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पेल दी, लगा दी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ। अगर ज्यादा बढ़ाऊंगा तो फिर ये सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा इलेक्ट्रॉन, जो पूरे बीम और पार्टिकल जा रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई है ना, लगा लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा ली, तो जो स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहा था वो डिविएट होना शुरू हो गया, और डिविएट होके वो जाके टकराया पॉइंट बी पे। होना ही था, मासूम बच्चे सीधा स्कूल जा रहे थे। अब स्कूल के 100 मीटर के परिसर में पान की दुकान खुल गई, सिगरेट बीड़ी गुटखा छुटका मिल रहा है। अब बच्चा उसकी तरफ डिविएट हो गया, लेकिन कौन सा बच्चा डिविएट होगा, ये भी बड़ा मजेदार बात है। और अब थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, पहले मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ रखा था, अब मैग्नेटिक को ऑफ कर दिया, मान लो इलेक्ट्रिक लगा दी। इधर प्लस की प्लेट है, इधर माइनस की प्लेट है। अब ये मेरा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये जाके टकराया पॉइंट सी पे। अब देखो थॉमसन साहब ने क्या बोला, और इसमें हम किस तरीके से फिजिक्स का यूज करेंगे, ये दो बातें जरा मैं समझाऊंगा। थॉमसन साहब ने बोला कि जब कोई फील्ड नहीं थी तो डिविएट नहीं हुआ, ए पे जाके टकराया। So when there is no electric field or no magnetic field, means in the absence of electric and magnetic field, electron beam will travel and hit at A. When only magnetic field, then at B. मैग्नेटिक फील्ड, अब ये देख लो बेटा, बी हो गई है ना, तो एक फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर। अब वो फोर्स क्या होगी भैया, फोर्स ले लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, यही होती है क्यू बी साइन थीटा। लॉरेंस फोर्स की बात है तो कर रहे हो एक तरीके से, और किसकी कर रहे हो। थर्ड, when only electric field, then at point C electric force QE, E is what, electric field। सिंपल बात है, देखो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं, जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है और वो बच्चा सिगरेट गुटखा खाता ही नहीं, दुकान खुली हो ना खुली हो क्या फर्क है, सिंपल। वो अगर गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, बुरी आदतों में फंसा हुआ है, उस पर चार्ज है, तभी तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नहीं तो क्यों होगा।
तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर द चार्ज मोर द डिविएशन। आनंद आ गया भैया। यानी जो डिफ्लेक्शन है वो आपके ऊपर, आप क्यों बिगड़ जाते हैं इन चीजों को देख के? ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा मोबाइल ने बिगाड़ दिया, मैं सर गेम में लग रहता हूं। गेम का कसूर नहीं है, खाली तुम्हारा भी कसूर है। तुम भी उलझे हो उसमें। तुम पे अगर चार्ज नहीं, तुम अगर ध्यान नहीं दोगे तो क्या मजा है? कुछ नहीं है, नहीं हो जाएगा डिविएशन। हम भी एक जमाने में क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने थे, बट हमें समझ में आ गया कि हमें भी अगर उनकी तरह अपने आप को एस्टेब्लिश करना है तो उनकी तरह, जिस तरह वो क्रिकेट में दीवाने हैं, हमें अपनी पढ़ाई में दीवाना होना पड़ेगा। ये भी तय था। सो मोर द चार्ज मोर द डिविएशन। दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड खींचेगी तो हमारे, यार अब आप पतले दुबले, हम मोटे हैं, फील्ड हमें खींचना चाहे तो हमें खींचना तो मुश्किल होगा ना उसके लिए। लाइटर द पार्टिकल मोर द डिविएशन, यही तो हुआ। खत्म, सिंपल बात। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर तो डिपेंड करेगा वो किस तरह से खींच रही है। तो ये इंटरेक्शन है। तो अब देखना जरा, इस मैग्नेटिक फील्ड ने जब खींचा, अब हम क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड ऑन करी, इसने पॉइंट बी पे लाए। अब हम धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं। तो ये पार्टिकल धीरे 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 आ रहा है ऊपर की तरफ। जिस पॉइंट पे ए पे आ गया, ए वो पॉइंट था जहां पर पार्ट जो बीम थी तब टकराई थी, जब कोई मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑन करके मैंने धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई, तो सीधी सी बात है फिर इसी पॉइंट पे आई। यानी इस पॉइंट पे अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गई है। यानी क्यू वी बी साइन थीटा तो अब 90 डिग्री पे जा रहे हैं सारे। राइट हैंड जो बात करते हो सारे 90 पे हैं। प्रोपोगेशन ऑफ दिस वेव जिस तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो साइन थीटा 1 साइन 91 खत्म। और ये क्या हो जाएगी बेटा? क्यू ई। द वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विल बी ई बाय बी। देखो अब इस पॉइंट को ध्यान से देखो। मोर द चार्ज मोर द डिविएशन। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट ज्यादा उतना, और जितना मैग्नेटिक फील्ड का, अब वो नीचे की तरफ आ गया इसके। बट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो हम बाहर से डिसाइड कर रहे हैं ना। पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस v इज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज इज हाफ एम वी स्क्वायर। एक तो वेलोसिटी ऐसे निकाली मैंने, ये तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आप कर रहे हो, बट पोटेंशियल भी डिफरेंस भी तो आप लगा रहे हो। आओ उसको देखते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी निकाल लो इससे। तो 2qv अपॉन m अंडर रूट, ये वेलोसिटी आ गई। तो एक रही ये वेलोसिटी, एक रही ये वेलोसिटी। तो दोनों को बराबर कर खत्म करो। क्या बकवास चल रहा है? कुछ नहीं, बहुत इजी है ना। वहां पर क्या था जी? ए बाय बी, खत्म कहानी। अब ये ऐसे है, यही तो वो क्यू बाई एम की बात होगी। तो इसका स्क्वायर कर दो, ये क्या हो जाएगा भैया? 2qv/m, है ना। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वेलोसिटी नहीं है वाला, ध्यान रखियो भाई। ये बड़ा वाला बनाया हमने जरा, राइटिंग हमारी मस्त है, टेंशन ना लेना। तो q/m क्या हो गया भैया? ई स्क्वायर अपॉन, ये आ गया फॉर्मूला। तो ये चार्ज बाय मास रेशियो हो गया, दैट इज E/m। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है वो उसकी स्ट्रेंथ हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड को ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ये तीन तो आप ही लगा रहे थे ना गुरु, तो आप लगा सकते थे आराम से। ये तीनों जो आपने लगाया जब वो बैलेंस हो गया उस जगह पर, ये देखो ना, याद आया? पहले मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाया। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ तो पता है आपको,
पहले लगाया आपने, फिर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई वो देखा है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो लगा रहे हो इतनी फील्ड जनरेट करने के लिए वो देख रहे हो, तो ये आ गया मामला। चलो जी, तो ये E बाई एम हो गया। और ये आपको पता था क्या वैल्यू थी, 1.7, है ना। बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट। और कई बच्चे कहते थे याद नहीं होता ये, अरे अब तो तुम्हें पता है ना दोनों की वैल्यू, लगा देना भैया। खैर थॉमसन साहब ने जब निकाला था तो उन्होंने चार्ज कुछ निकाला था 1 × 10⁻⁻⁹ मास भी 10⁻⁻30 kg के आसपास निकाला था, सही नहीं था। तो इसके लिए फिर आए थे मिलिकन साहब, अबाउट 10 साल के बाद कुछ मिलिकन साहब आए थे। समझ में आया बेटा चार्ज बाय मास रेशियो कैसे आया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से बिल्ड हुआ है, डेरिवेशन अच्छे से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, खुल के पढ़ो, कोई टेंशन नहीं, हम बैठे हैं। तो डॉल्टन साहब से बात हुई, फेराडे ने देखा, इसने देखा, ये बात तो तय हो चुकी थी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकला था। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर निकला था इसका मतलब एटम जो है सिंगल नहीं है रे, क्योंकि न्यूट्रल है, और अगर एक कोई चीज उसके अंदर नेगेटिव है तो कोई ना कोई तो पॉजिटिव होगी। तो दो चीज तो ये हो गई एटम के अंदर। आज जो पहले मिलिकन एक्सपेरिमेंट भी देख लें, किस तरीके से कंपार्टमेंट बनाया है, एक इलेक्ट्रिक प्लेट है, ये चैम्बर है, ऊपर से एटोमाइजर है, यहाँ से माइक्रोस्कोप ले लिया है जी, इस चैम्बर में ये पोर आ गए हैं। एटोमाइजर क्या होता है, कुछ नहीं, जब हम जाते हैं बाल वाल कटवाने तो सलून में जो साहब होते हैं वो पानी मारते हैं, तो वही चीज एटोमाइजर टाइप है। गैस, यहाँ पर जो पार्टिकल आ रहे हैं, ऑयल ले लिया, यहाँ पर गैस भर ली, ऑयल को स्प्रे कर दिया, पोर से ऑयल नीचे, यहाँ से एक्सरे फेंक दी, गैस आयनाइज हो गई, ऑयल के जो ड्रॉप थे उन्होंने इन आयनाइज गैस के पार्टिकल से टकरा के अपने में चार्ज गेन करा। यहाँ से मिलिकन साहब इन जो ऑयल के पार्टिकल थे जो चार्ज हो रहे थे, इनकी स्पीड में फर्क महसूस कर रहे थे। अबे सीधी सी बात सोचो गुरु, मास तो इन्होंने देख लिया, मेजर कर लिया गिरते हुए, जितना चार्ज है, कोई चीज दौड़ती हुई तुम्हारी तरफ आ रही है, सोचना, कोई दौड़ता हुआ तुम्हारी तरफ आ रहा है, वो एक खास एनर्जी से दौड़ता हुआ आ रहा है तुम्हारी तरफ, उसको रोकना है तो उतनी ही एनर्जी अपोजिशन में लगानी पड़ेगी। सिकंदर साहब जब भारत पे अटैक करने चल रहे थे, और चाणक्य साहब जब ये चाह रहे थे कि अखंड भारत हो जाए ताकि सिकंदर को रोका जा सके, क्योंकि जितनी फोर्स से वो आ रहा था उतनी फोर्स तो अपोजिशन में लगानी पड़ेगी, तभी तो रुकेगा वो, और उसको जीतना है तो उससे ज्यादा लगानी पड़ेगी मेरे दोस्त। ये कॉन्सेप्ट था, मिलिगन साहब ने भी ये लगाया था, नीचे से अपनी जो जितना चार्ज लगा रहे थे चार्ज प्लेट पे, ऊपर से गिरते हुए इन पार्टिकल को देखते हुए, तो जितना चार्ज नीचे से लगाया जिससे इनकी इनकी ये रुक जाए, तो उतना ही चार्ज अपोजिशन में आ गया, उतना ही चार्ज इसमें था, मास देखा हुआ ही था। तो टोटल चार्ज जो लगा वो जितना हमें लग रहा है कि उसके अंदर पार्टिकल होंगे, ये पता है हमें, × E-। सोचो, आपको ये पता है कि टोटल 100 रुपए लगे हैं, ठीक है, सॉरी, थोड़ी सी थकान तो होती है यार। आई थिंक इस समय 12:30 हो गए, है ना। आई वॉज होपिंग कि क्लास जल्दी जाएगी, जल्दी सेशन चला जाएगा, बट डाउट, बच्चों के फंस गए, क्या करोगे। हाँ, तो 100 रुपए आपके पास है, आपको नहीं मालूम है एक समोसा कितने का है, बट आपको ये पता लग गया कि आपको 10 समोसे आ गए, तो बेटा एक समोसे की कॉस्ट आ जाएगी, 10 रुपए का समोसा था। तो मास देख के नंबर लगभग वो काउंट कर रहा था एक तरह से, टोटल चार्ज इससे निकाल लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज मिल गया, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कई बच्चे रोएंगे सर माइनस नहीं लगा, अरे मैग्नीट्यूड बता रहा है भैया, वो माइनस तो है ही, काहे जज्बाती हो जाते हो हर बात में। अब चार्ज ये मिल गया है, E/m ऊपर था, रखो तो निकालो मास, क्यों परेशान हो रहे हो।
मास भी आ गया। अब इसके बाद हमारे गोल्डस्टीन भैया आए। गोल्डस्टीन भैया ने एनोड रे की तरफ रुख किया। अरे कुछ नहीं था, देखो जब मैंने कहा वो गैस के पार्टिकल आयनाइज हो गए, उनका इलेक्ट्रॉन तो लेके भाग गया ये कैथोड रेस, और वो गए पॉजिटिव। अब वो चले कैथोड की तरफ। ध्यान रखना, ये जो एनोड रेज है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं, सुनते जाना तभी मजा आएगा। जो कैथोड रेस थी वो देखिए, जो कैथोड रेस हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, उनमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे। एनोड रेज में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं है, गैसियस आयंस हैं। दे आर नॉट पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन नहीं थे इसमें, ध्यान रखना। कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन थे, इनमें प्रोटॉन नहीं थे, इनमें गैसियस आयन है। अच्छा जी, जो कैथोड रेज हैं उसमें चाहे आप इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज कर लो, गैस बदल लो, E/M रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, E/M रेशियो कांस्टेंट रहेगा। एनोड रेज में ऐसा नहीं होगा। ये गैस के नेचर पे डिपेंड। क्यों? अरे गैसियस आयन है भैया, क्यों नहीं करेंगे? कैथोड नहीं करती, एनोड करती है, ध्यान रखना। इनका E/M रेशियो करेगा डिपेंड गैस पे, क्योंकि ये गैसियस आयन है। मेन फर्क है ये जो पूछा जाता है, भूल ना जाना। अब ये तो मालूम पड़ गया था जी, गोल्डस्टीन साहब ने प्रोटॉन बता दिया, चार्डविक साहब ने फिर न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी दे दी, बेरिलियम वेलियम के एटम की बम्बार्डमेंट हुई। खैर वो और डिटेल है जो उसके अंदर कोई मजा नहीं है आपके लिए खास। अब ये मालूम हो गया था कि भैया नेगेटिव पॉजिटिव पार्टिकल तो है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट हुई, सबको बताया भाई उस पर कोई चार्ज नहीं था तो लेट ही होनी थी। अब एटॉमिक मॉडल देने बहुत जरूरी थे। मॉडल देने क्यों जरूरी थे? क्योंकि ये जानना जरूरी था कि ये पॉजिटिव नेगेटिव स्पीशीज है कहाँ। सबसे पहले थॉमसन साहब का मॉडल आया। थॉमसन साहब ने कह दिया कि देखो भाई गुरु, कहानी क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल है। इनका ये कहना था कि मेरे भैया वो जो वाटरमेलन कॉन्सेप्ट है, प्लम पुडिंग मॉडल है, वाटरमेलन कॉन्सेप्ट, इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी दी है मैंने 11th वाले क्लास के वीडियो में। अगर किसी को ज्यादा जानना है तो वहां देख ले, बाकी कोई खास बात नहीं है। मेन ये है कि पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, खत्म। ये है इसमें, इसमें और ज्यादा नहीं है। फिर भी डिटेल जानना है उसमें देख सकते हो, 11th वाले में संकल्प बैच का चल रहा है यूट्यूब पे। ये कहानी यहां से शुरू हुई जब आए मिस्टर अर्न्स्ट रदरफोर्ड। गोल्ड फॉइल की बम्बार्डमेंट करी। सवाल उठता है गोल्ड ही क्यों लिए? बच्चे कहते हैं मैलिएबल है। अरे भैया इनएक्टिव भी तो है। नहीं है इनएक्टिव, है ना, इनर्ट मेटल में आता है ना। अगर एक्टिव मेटल होता और उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करा देते हो तो रिएक्ट कर जाता। फिर तो रदरफोर्ड साहब ने गोल्ड फॉइल लिया और रेडियम लिया, बम्बार्डमेंट कराई। हम सब जानते हैं 99% से ज्यादा एरिया एम्प्टी है एटम का, क्योंकि हमारी ये जो अल्फा रेस थी, अल्फा रेस क्या होती है जी? अब कई लोग पूछेंगे सर अल्फा रेस क्या है। ऐसा देखा गया, ये जो अल्फा रेस थी
इनमें 2 इलेक्ट्रॉन डाले तो हीलियम गैस बन गई। तो पता लगा भाई ये डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अल्फा रेस। बीटा रेस पे नेगेटिव चार्ज है और गामा में कुछ नहीं है। जिस तरह आपके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो वो तो एक तरह से मैटर की तरफ इंक्लाइंड हो गए, ये एनर्जी की तरफ इंक्लाइंड हो गए, अल्फा बीटा गामा। ये हम सब जानते हैं, E=mc²। सो 99% जो हमारी इसमें रेस थी, अल्फा रेस, अल्फा पार्टिकल, वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा चले गए। रदरफोर्ड साहब के लिए शॉकिंग था। शागिर्द थे एक तरह से वो थॉमसन के। थॉमसन ने जब इस्तीफा दिया, मुझे पूरी तरह क्लियर नहीं, 1920 के आसपास इस्तीफा दिया उन साहब ने, तो रदरफोर्ड के लिए ही छोड़ा। रदरफोर्ड साहब ने ही कैवेंडिश लेबोरेटरी को संभाला, शागिर्द थे उनके। और अगर थॉमसन साहब की बात सच होती तो सारा पॉजिटिव था, उसके बीच में नेगेटिव था, तो अगर अल्फा रेज जो कि पॉजिटिव रेज हैं जाके टकराती तो सारी वापस आती, क्योंकि रदरफोर्ड को तो यही पता था, लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। तो मजेदार बात ये थी बच्चों, रदरफोर्ड साहब ने जो रेडियम लिया था, जो कि बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल छोड़ता है, और इस पूरे एपरेटस को उन्होंने लेड चैम्बर में कवर कर लिया था ताकि रेडिएशन का इम्पैक्ट उनके ऊपर ना। उन्हें मालूम था कि ये हैं जानलेवा, जानलेवा, तो लेड से बचाया अपने आप, कवरिंग लगा ली। रेडिएशन गई जाके इस शीट को, जो ये गोल्ड फॉइल था, जैसा मैंने कहा 90% निकल गई, जो कि अगर थॉमसन का मॉडल सही होता तो सारा पॉजिटिव था, और अगर सारा पॉजिटिव था उस पे जाके टकराती, टकरा के वापस आ जाती। ऐसा नहीं हुआ, 99% खाली है। सारी दुनिया किससे बनी है? एटम से। अगर एटम का 99% खाली है, इसका मतलब पूरी दुनिया का भी 99% खाली है। और अगर ऐसा है तो फिर तो बिग बैंग थ्योरी सच हो गई। क्यों? एक छोटा सा गोला फटा और इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण हो गया। तो अगर 99% एटम खाली है, तो ये पूरा यूनिवर्स 99% खाली है। इसको समेट देंगे तो 1% में रह जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ बिग बैंग शायद इससे साबित हो जाएगा। हर चीज आपस में लिंक होती है, हम ये नहीं समझ पाते शायद। बहुत ही कम किसी एंगल पे जाके टकराए और एंगल से डेविएट हो गए, और बहुत उससे भी कम, वेरी फ्यू सेंटर पे जाके टकराए और 180 के एंगल पे वापस हो गए। इसका मतलब देखो, यहां पर कुछ ऐसी स्फेरिकल सी चीज है सेंटर में। तो एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया कि 99% एम्प्टी है। Some of the alpha rays deflected with an angle which is actually the striking angle, जिस पे स्ट्राइक करे थे उसी एंगल से चले गए, इंसिडेंट एंगल जिसको बोलते हैं। And very few deflected back at an angle of 180 degree. Now this was the experiment. This was not the Rutherford model. Then
यहीं पर अब मजा आता है, बच्चे को यही समझ नहीं आती बात। रदरफोर्ड्स मॉडल अलग था, वो दो पार्ट में था। वन इज न्यूक्लियर पार्ट, द अनदर वन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये क्या था? पॉजिटिवली चार्ज्ड, सारा जो पॉजिटिवली चार्ज है वो सेंटर में ही है, स्फेरिकल इन शेप and centrally located, while extra nuclear part, अब ये बड़ा मजेदार था, रदरफोर्ड ने ये भी एक्सपीरियंस किया। खैर उनके शब्द में था कि ऐसा लगा कि सेंटर एक पतले से कागज के ऊपर गोली टकराई और वापस आ गई जब 180 के एंगल पे गए, लेकिन कुछ रेस हल्का सा अट्रैक्शन शो कर गई, बट एक जगह नहीं, समवट एक बार यहां हुआ तो एक बार नीचे, आफ्टर सम टाइम। So there is something which is in continuous motion and which is attracting this positively charged rays or particle. So extranuclear part is negatively charged and will be in continuous motion, or what we can say that rotates around the nucleus. रदरफोर्ड के शब्दों में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं था जब उन्होंने ये मॉडल दिया। It was simply nuclear part or extranuclear part. We all know that Rutherford could not explain stability of an atom. Why? मैक्सवेल साहब ने एक थ्योरी चिपकाई। उन्होंने कहा, मैक्सवेल साहब, जब भी किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ कोई दूसरी चार्ज बॉडी मूव कराओगे तो अपनी एनर्जी लूज करेगी और फाइनली उसमें जाके गिर जाएगी। तो इसका ड्रॉबैक बड़ा मस्त है, that Rutherford could not explain the stability of an atom. बिल्कुल सोलर सिस्टम का मॉडल है, बट फिर भी सोलर सिस्टम में एक चीज ध्यान रखो, अभी तक जो हम जानते हैं, हमारी जो लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से प्लैनेट चार्ज बॉडी नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो चार्ज पार्टिकल है, और अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो कुछ तो दिक्कत है, एनर्जी लूज करेगा, फाइनली कोलैप्स कर जाएगा। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो रदरफोर्ड ने कहा चलो ऐसा करते हैं, अगर ये मान लें कि मूव नहीं कर रहा तो फिर तो सारे इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में अट्रैक्ट हो जाने चाहिए, फिर तो थॉमसन मॉडल सही था, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिस्प्रूव हो गया। इसका मतलब रदरफोर्ड इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि एक्चुअली में मेरा सिस्टम तो गलत नहीं लग रहा मुझे, बट स्टेबिलिटी भी नहीं बता पा रहा हूं मैं, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस बात को फिर बोर्ड साहब ही ठीक करेंगे, और कुछ टर्म्स अब जो आती हैं वो देख लो। आइसोटोप के बारे में हम सब जानते हैं, these are the species having, क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, these are the species having same atomic number but different mass number। सिंपल, कार्बन 12, कार्बन 14, हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, है ना, let's say 11, D12, T13, हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। आइसोटोन, species having same number of neutron। सोडियम और मैग्नीशियम 12-12। आइसोबार्स, सेम मास नंबर
but different atomic number. Calcium 2040, argon 1840 isobars. Then isodiaphers. Isodiaphers having same n minus p. अरे सर n minus p क्या? अरे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन बाबू. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा लिख देता हूँ, बच्चे भूल जाए इसको, ढंग से लिख देता हूँ. हम भी जोश में कभी कभी आ जाते हैं. एक मिनट जरा लैपटॉप का ये बंद करें भैया, हीट दे रहा है बहुत. 1 sec, पानी पिएंगे. ओके बच्चों, so isodiaphers same n minus p, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन. नाइट्रोजन की बात करो, एटॉमिक नंबर 14, 7 सॉरी एटॉमिक मास नंबर 14, n7 14 कल उसको है ना. ऑक्सीजन 8 16, कार्बन 6 12. भाई पे 7 ही प्रोटॉन है, 7 ही न्यूट्रॉन है. n माइनस पी 0. सेम वही है, 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है 0. 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 0. तो एक तरह से तीनों क्या होगा ये आइसोडाइफर्स. आइसो इलेक्ट्रॉनिक having same number of electrons. F minus, neon, Na plus. ये ध्यान रखना, ये बॉन्डिंग में भी बताऊंगा भैया. ठीक है, देखो इसके कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन. आइसोएस्टर्स इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक से एक कदम आगे हुए. एग्जांपल ले लो, CO2 में 16 16 22 और हाँ ठीक है, N2O CO2. तो 7 7 14 और 8 22 इलेक्ट्रॉन, 6 और 16 22 इलेक्ट्रॉन. एटम भी 3, एटम भी 3. तो ये दोनों सेट क्या हो जाएगा आइसोस्टर्स. ठीक है दोस्तों, यहां से अब वेव पार्टिकल डुअलिटी कैसे आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे आई, किस तरीके से मूव हुआ फिर बोर का मॉडल, और कैसे चले फिर हम आगे अपना क्या बोलते हैं वेव क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ, श्रोडिंगर. ठीक है, तो अब यहां से आगे कहानी अगले लेक्चर में, थोड़ा जल्दी आएगा अगला लेक्चर, आज ज्यादा लेट हुआ. ठीक है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्लासेस लंबा हो जाती है कभी कभी. तो इसके आगे चलेंगे. आज जो पढ़ा है ध्यान से देखना, E/M रेशियो अच्छे से आ जाना चाहिए आपके दिमाग में, और ये भी सारा अच्छे से घुसना चाहिए. चलिए मिलते हैं आगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली, और एक और आज के में ड्यू था आज के लेक्चर में, तो वो लेक्चर कल डालूंगा मैं बिफोर दिस फ्राइडे. ओके, बिकॉज एटॉमिक वी हैव टू वाइंड इट अप दिस वीक. संडे टेस्ट है एटॉमिक का. चलो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट. असाइनमेंट कल अपलोड हो जाएगी, पहली वाली, दूसरी वाली आ जाएगी फ्राइडे को. ठीक है, फ्राइडे नहीं थर्सडे करा दूंगा. चलो चलो मिलते हैं बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट.